हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। पता है सीरीज़ की पार्ट 7 वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम पता है सीरीज़ की वीडियोस में आपको क्वेश्चंस कराते हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस बार भी हम कुछ 35 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि पार्ट 7 की वीडियो है ये। इसमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यानी बहुत महत्वपूर्ण हैं, आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं आपके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत हिस्सा दिखाई देता है, आपको ये बताना है। जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं आप उनको कमेंट करते जाइए, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो जब हम बताएंगे इसको और जो भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको देंगे उसको आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत हिस्सा दिखाई देता है। तो ये आपको बता दूं मैं, ये 41% हिस्सा हमको दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है, यानी शांति सागर क्या है। एक कीवर्ड आता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जब भी हम एयर स्पेस की बात करते हैं या जब भी हम कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान की बात करते हैं, तो एक वर्ड रहता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति सागर। ये क्या है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये चंद्रमा पर एक स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। एस्टेरॉइड्स यानी जो क्षुद्र ग्रह होते हैं किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। यानी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि जो एस्टेरॉइड्स की बेल्ट होती है यानी क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, मंगल और बृहस्पति, ये आपको ध्यान रखना है। मंगल यानी मार्स और जुपिटर, इनके बीच में ये पाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, आपको ऐसा लगता है कि हाँ इनसे आपकी मदद हो रही है, आपके एग्जाम्स में कुछ भी मदद हो रही है, तो आप इन्हें लाइक व शेयर ज़रूर करें। और इसी प्रकार अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कोई भी नई वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन समय से पहुँच जाए और आप उन वीडियोज़ को देख पाएँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो इसे हम कहेंगे कॉस्मोलॉजी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है ये भी आप जानते हैं। जियोलॉजी क्या होता है, पैलेंटोलॉजी क्या होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी परत सूर्य की बाहरी परत होती है, आपको ये बताना है। तो ये कोरोना होती है, या जिसे हम क्रीट भी कह देते हैं हिंदी में, तो आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सौर मंडल के सबसे निकट तारा कौन सा है। यानी हमसे पूछा गया है जो यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स के साथ जो सबसे निकट है यानी सबसे पास जो तारा है वो आपको बताना है कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, आपको ये बताना है कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, यानी सबसे दूर है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी हम यूनिवर्स सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले सन, उसके बाद मरकरी, उसके बाद वीनस कहेंगे, फिर उसके बाद अर्थ आ जाता है यानी पृथ्वी आ जाती है, उसके बाद मार्स आ जाता है। ये तो होते हैं हमारे इंटरनल ग्रह होते हैं, यानी इंटरनल प्लैनेट होते हैं, जो कि हम ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाकी बचे हुए ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। और क्योंकि ये दूरी से बढ़ते हुए क्रम में है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि सूर्य के सबसे पास में मरकरी यानी बुध है, फिर उसके बाद वीनस यानी शुक्र है, फिर उसके बाद अर्थ यानी पृथ्वी है, उसके बाद मार्स यानी मंगल है। इसी तरीके से आगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून भी हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है प्लूटो को, क्योंकि वो एक्चुअल में प्लैनेट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम डेफिनेशन में ये कहते हैं कि वो किसी भी ऑर्बिट को किसी अन्य प्लैनेट की ऑर्बिट से कट नहीं होना चाहिए, जबकि प्लूटो ऐसा करता है, तो इस वजह से हम उसे प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखते, उसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। तो ये आपको ध्यान रखना कौन है, नेपच्यून है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 है, सौर मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि घनत्व एक्चुअल में क्या होता है। घनत्व मतलब डेंसिटी, और डेंसिटी का क्या मतलब है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो डेंसिटी क्या है, मास और वॉल्यूम का रेशो है। अब ये पूछा गया हमसे कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो इंटरनल प्लेनेट हैं वो एक्सटर्नल प्लेनेट से कहीं ज़्यादा अधिक घनत्व रखते हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हैं, जबकि बाकी गैसियस प्लेनेट हैं। जैसे जुपिटर और सैटर्न की अगर हम बात करें तो वो सब गैसियस प्लेनेट हैं और वो डेंसिटी में कम होते हैं। जबकि अगर हम सबसे ज़्यादा घनत्व वाले की बात करें तो ये पृथ्वी है, जिसका घनत्व 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जो ट्विंस प्लेनेट ऑफ अर्थ कहलाता है, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह पूछा जाए, पृथ्वी का भगिनी ग्रह पूछा जाए, पृथ्वी जैसा ग्रह पूछा जाए, तो आपको क्या बताना है, शुक्र इसका आंसर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कौन कौन से ग्रह दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब साथ ही साथ मैं ये भी पूछूंगा कि पृथ्वी किस तरीके से घूमती है, आपको ये भी बताना है, कमेंट करते जाइएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्लॉकवाइज घूमने वाले ग्रह हैं वो 2 हैं, और वो 2 हैं, एक तो वीनस, वीनस मतलब कि शुक्र, और एक होता है यूरेनस यानी अरुण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा ग्रह गैसीय है। जैसा कि मैंने अभी पहले भी जो क्वेश्चन गया है उसमें डिस्कस किया था कि जो इंटरनल प्लेनेट हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहलाते हैं, यानी पृथ्वी के ग्रह कहलाते हैं, यानी उन पर जमीन मौजूद है, पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। जबकि हम जो बाकी ग्रह बचे हुए हैं जिन्हें हम बाहरी ग्रह कहते हैं, तो उनमें गैस की मात्रा ज़्यादा है या सर्वाधिक है, इस वजह से उनको गैसियस प्लेनेट कहा जाता है। जैसे कि जुपिटर या सैटर्न, इस तरीके से जो ग्रह हैं वो गैसियस कहलाते हैं। तो आपको इन ऑप्शंस में से आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये भी पार्थिव ग्रह है, बुध भी है, मंगल भी है, क्या नहीं है, बृहस्पति। बृहस्पति कैसा है, गैसीय है। ठीक है, यानी बृहस्पति एक गैसियस प्लेनेट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन के सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि जो भी लोकसभा का पहला अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करेंगे। तो ये आपको बताना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 87 में ये लिखा हुआ है कि आप जो भी लोकसभा का पहला अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ मैं और भी चीज़ें बताता जाता हूँ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे, आप उसे लिखते रहिएगा। जब हम आर्टिकल 79 की बात करते हैं, आर्टिकल 79, तो ये संसद को बिलोंग करता है, यानी इसमें संसद को डिफाइन किया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि संसद किस आर्टिकल में है तो आपको ये बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 79 आर्टिकल में संसद है। और जब भी हम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब हम लोकसभा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल 81 हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आपको ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है कि भारत में यानी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ये आपको बताना है। यहाँ भी मैं 2-3 चीज़ों का आपको विवरण दे दूँ। जब भी हम आर्टिकल 352 की बात करते हैं, आर्टिकल 352 की, तो ये होता है नेशनल इमरजेंसी के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी हम आर्टिकल 356 की बात करते हैं तो ये हमारी स्टेट इमरजेंसी के लिए होता है। यानी जब भी हमें किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू करना होता है तो हम आर्टिकल
356 का इस्तेमाल करके ऐसा करते हैं। जबकि जब हम आर्टिकल 360 की बात करते हैं तो ये बताता है कि जब भी भारत में कोई वित्तीय इमरजेंसी लगानी हो तो हमारे राष्ट्रपति आर्टिकल 360 का उपयोग करते हुए वित्तीय आपातकाल भारत में लगा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है? यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, और वो भी किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, इसमें अनुच्छेद 352 के बारे में मैंने अभी बताया था। आर्टिकल 352 क्या कहता है? नेशनल इमरजेंसी। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे अमेंडमेंट से लेकर पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 368 अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने। मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अनुसार जा सकते हैं? यानी जो आपको मूल अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, उनमें यदि कोई उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा संविधान में विवरण दिया गया है। ये किस आर्टिकल में दिया गया है आपको ये बताना है। तो ये साथ मैं बता दूं आपको, ये आर्टिकल 32 है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, ये जो आर्टिकल 226 दिया हुआ है, ये इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन में रखा था क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में क्या अंतर है। ये दोनों ही सिमिलर हैं, बस इसमें एक ही अंतर है, और वो अंतर ये है कि हम आर्टिकल 226 की वजह से हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं मूल राइट अगर हमारा उल्लंघन हो रहा है तो, जबकि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 की वजह से जा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपको ये बताना है कि जो उपाधियां पहले दी जाती थी उसका अंत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर आर्टिकल 18 है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये भी आपसे पूछा गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये आर्टिकल 17 है, यानी अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आपको ये बताना है। मैग्ना कार्टा भी एक संविधान का छोटा प्रारूप कह सकते हैं हम, और भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं ये आपको बताना है। तो ये भाग 4 है, आपको ये ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, मैं एक बार फिर से कहूँगा, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको ज़रूर कमेंट करें, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनके जो भी आंसर्स मैं बताता जा रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देता जा रहा हूँ, उसको आप ज़रूर नोट करेंगे, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए आने वाले एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? इसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले भी दे चुका हूँ 2 क्वेश्चंस में, तो इसको मुझे ज़्यादा बताने की नीड नहीं है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएंगे कि भारत में कितनी बार इमरजेंसी अभी तक लगाई जा चुकी है और कहाँ कहाँ ये लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 21। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ये बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2015 के प्री एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु यानी मेटल है? तो आपको ध्यान रखना है, ये पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर गोल्ड यानी शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये भी एमपीपीएससी में पूछा गया सवाल है। तो आपको ध्यान रखना है, प्योर सोना यानी जो शुद्ध सोना होता है वो क्या होता है? 24 कैरेट का होता है। आपने देखा भी होगा, जब सुनारों के पास हम कोई भी ज्वेलरी बनवाने जाते हैं तो उसमें हम पूछते हैं कि ये कितने प्योर है या कितने कैरेट का है, तो उस हिसाब से उसका रेट भी कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23। गैल्वनाइज्ड आयरन की चादर यानी जो गैल्वनाइज्ड आयरन की सीट्स होती हैं वो जंग से बची रहती हैं, क्यों? क्योंकि उन पर निम्नलिखित में से किस परत का विद्यमान होती है, यानी कौन सी परत इनमें से उन पर चढ़ी रहती है या उन पर लगी रहती है, ये आपको बताना है। सीसा है पहला ऑप्शन, सेकंड क्रोमियम है, थर्ड जिंक है, फोर्थ निकल है। आपको बताना है कौन सी धातु की परत आयरन पर चढ़ी रहती है जिसकी वजह से वो गैल्वनाइज्ड हो जाता है और उस पर जंग नहीं लगती, यानी वो जंग से बचा रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जिंक होता है, इसका सिंबल Zn होता है और एटॉमिक नंबर 30 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस अयस्क से
लोहा प्राप्त किया जाता है, यानी निम्न में से कौन सा ऐसा ओर है जिससे इजीली लोहा यानी आयरन प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए चूने का पत्थर की बात करें तो चूने का पत्थर तो क्या होता है CaCO3, और पिच ब्लेंड क्या है, ये यूरेनियम का है। और हेमेटाइट ये आपको जरूर ध्यान रखना, मोनोजाइट भी रेडियम का है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब हम हेमेटाइट की बात करते हैं तो ये होता है Fe2O3, इसमें NH2 भी रहता है लेकिन इसका ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे हम। तो Fe2O3 आपको जनरली ध्यान रखना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हम इसकी बात करेंगे कि किस एस्क से लोहा प्राप्त किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 25। एक कृत्रिम उपग्रह यानी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स क्या होता है, ये आपको बताना है। जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट अपने इसरो या अपनी स्पेस एजेंसी से लॉन्च करते हैं या बाहर से भी लॉन्च करते हैं, तो उनमें उनको चलाए रखने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है उसको हम कहाँ से लेते हैं, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर ऐसा कोई सोर्स तो है नहीं हमारे पास, तो सबसे अच्छा सोर्स क्या है, सोलर एनर्जी। और उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सोलर सेल इस्तेमाल करते हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं, सोलर सेल हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, यानी कि आपको ये पूछा गया है कि सोलर सेल किस चीज़ से बने हुए होते हैं, कौन से एलिमेंट से बने हुए होते हैं जिसकी वजह से वो सोलर एनर्जी को कंज्यूम कर पाते हैं या उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये एलिमेंट होता है सिलिकॉन और ये एक सेमीकंडक्टर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है कि ये एक टेम्परेचर से, एक फिक्स टेम्परेचर से अधिक पर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और उससे लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और इसका उपयोग सोलर सेल में किया जाता है जिससे कि ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है, यानी जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर जो यूरेनियम यूज होता है, रेडियो एक्टिव यूरेनियम जो यूज होता है, उसकी चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए और चेन रिएक्शन को बढ़ाने के लिए या चेन रिएक्शन करवाने के लिए किस कण की पार्टिकल की ज़रूरत होती है, आपको ये बताना है। तो आपको ध्यान होगा जब मैंने पिछली वीडियो में न्यूक्लियर रिएक्टर का एक्सप्लेनेशन दिया था तो मैंने बताया था कि जब भी हम कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को विघटित करते हैं या तोड़ते हैं तो उसमें हमें न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है और हम न्यूट्रॉन को ही कंट्रोल करके चेन रिएक्शन जो न्यूक्लियर जो फिजन होता है यानी नाभिकीय विखंडन होता है उसकी चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर पाते हैं, यानी न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब करके। जब भी हम कैडमियम जो रॉड्स होती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में उनसे न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो न्यूट्रॉन कम रह जाने की वजह से वो जो चेन है वो बहुत तेज़ नहीं होती है और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है न्यूट्रॉन वो पार्टिकल है जिसकी वजह से हम नाभिकीय विखंडन करा पाते हैं। ये MTS 2011 में आया हुआ प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको बताना है, ये सुमेलित करना है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, करंट से लिया गया ये क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी स्पेस एजेंसीज पर चर्चा होती रहती है अभी इस समय में। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें ABCD और 1 2 3 4 दो कॉलम दिए गए हैं जिनको आपको सुमेलित करना है, यानी कि एक तरफ देश दिए गए हैं और एक तरफ उनकी स्पेस एजेंसीज दी गई हैं जो कि स्पेस के लिए काम करती हैं और नीचे दिए गए कूट में से उनको आपको उत्तर को सिलेक्ट करना है। तो देखिए मैं इसमें से बताता चलता हूँ आपको। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो जो A ऑप्शन है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, यानी A का हो जाएगा 3, A का हो जाएगा 3। और अगर हम नेक्स्ट देश की बात करें जापान की तो जापान की क्या है जाक्सा, यानी B का हो जाएगा 4। और अगर हम रूस की बात करें तो रूस का है रोसकॉस्मस, यानी C का हो जाएगा 1। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का तो मुझे पता है, सबको पता होगा, तो भारत का इसरो, यानी D का हो जाएगा 2। तो आप इन कूट में से ये देख सकते हैं A3, B4, C1 और D2। तो ये आप ये मैच करेंगे तो आप देखेंगे A3, B2, C1 और D2। तो देखिए ये आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सही है, A3, B4, C1 और D2। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर आता है तो उसका आकार कैसा हो जाता है, ये आपको बताना है। यानी जब भी हम किसी झील में कोई वायु का बुलबुला देखते हैं तो जब वो तली में होता है और तली से ऊपर उठकर आता है तो उसका आकार कैसा होता जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब वो तली में होता है, अगर हम झील की बात करें, झील इस तरीके से है और उसमें ये पानी भरा हुआ है यहाँ ऐसे 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 ऐसे, और उसमें से कोई बुलबुला है जो छोटा सा ऊपर की तरफ आता है, तो वो बड़ा होता जाता है, क्योंकि जब पहले उस पर पानी का दबाव था, अब पानी का दबाव कम होता जा रहा है, वो एयर की तरफ चल रहा है, तो उसका आकार जो होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका आकार बढ़ता जाता है, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट होने से कैसे मौसम की दशा की पहचान की जाती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि बैरोमीटर क्या होता है। आप कमेंट करें कि बैरोमीटर से हम क्या करते हैं। और क्वेश्चन ये है कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट होती है तो कैसे मौसम की दशा पहचानी जा सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर, उसका इस्तेमाल हम जो मौसम है उसको पहचानने में भी करते हैं, और जब अचानक से बैरोमीटर की रीडिंग गिरने लगती है तो हम उसे तूफानी मौसम का संकेत समझते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिरेगी तो आप तूफानी मौसम को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, हाइड्रोलिक ब्रेक किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, आपको ये बताना है। यानी जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, आपको ये बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर वर्क करते हैं, जो पास्कल लॉ होता है उस पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 32, पानी की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, आपको ये बताना है। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है, आपको ध्यान रखना है। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। इसका एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए इस पर कोई बूंद गिरी और वो बूंद इस तरीके से गिरी, लेकिन वो बाद में बूंद जो है वो इस तरीके की ना होके वो कुछ छोटी हो जाएगी, यानी उसका आकार छोटा हो जाएगा और वो गोल हो जाएगी। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम पृष्ठ तनाव की बात करते हैं तो किसी भी द्रव में यह गुण होता है कि वो कम से कम स्थान घेरने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बूंदें गोलाकार आकार ले लेती हैं। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी 3D आकृति में, यानी 3 डायमेंशनल त्रिविमीय आकृति में सबसे कम अगर सरफेस एरिया किसी का होता है तो वो होता है गोला, जिसकी वजह से वो गोले का आकार लेने की कोशिश करती हैं। तो पृष्ठ तनाव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के भीतर, ये आपको बताना है कि जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी क्यों पक जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कुकर के भीतर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम कुकर में खाना पकाते हैं तो उसके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, और क्वथनांक बढ़ जाता है, इस वजह से वो ज़्यादा ताप पर उबलता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें, मानव शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स आप जानते होंगे, क्रोमोसोम्स से हमारे शरीर का DNA स्ट्रक्चर तैयार होता है, और ये आपको बताना है कि कितने पेयर हमारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये 23 पेयर्स होते हैं, जिनमें से 22 पेयर्स फिक्स होते हैं, और 23 जो पेयर्स होता है, 23rd जो पेयर होता है वो X या Y यानी मेल या फीमेल को डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। यानी जो रक्त का थक्का होता है, क्लॉटिंग होती है, तो किस विटामिन की वजह से ऐसा संभव हो पाता है कि हमारे कोई चोट लगी और थक्का बन के वो रुक गया खून। तो आपको बताना है, तो ये होता है विटामिन के, आपको ध्यान रखना है। इसका रासायनिक नाम भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। अगर मैं होमवर्क की बात करूं तो आपके होमवर्क के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपको कमेंट करना है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये होमवर्क का क्वेश्चन है, तो आप जो भी कमेंट करेंगे उसमें सही उत्तर बताते जाएंगे, और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पता है सीरीज़ की इन वीडियो से आपकी हेल्प होती है या आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप इन वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और ऐसे ही नई वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और जो भी पास में बेल आइकन दबा लें, जिससे किसी भी नई वीडियो का अगर नोटिफिकेशन हम डालें तो वो आप तक पहुंच जाए और आप उन वीडियोस को देख पाएँ। और साथ ही साथ मैं यही कहूँगा कि जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जो भी आपको आते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं आते हैं उनको आप नोट ज़रूर करते जाएं, क्योंकि वो आने वाले एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।